नमस्कार। आज का दिन 2-3 खबरों के लिहाज से सुर्खियों में उन विषयों के चलते है, जो शायद इस देश के लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे के लिए कोई बहुत शुभ नहीं है, सकारात्मक नहीं है। पहली खबर फिर से उत्तर प्रदेश के संभल मामले से जुड़ी हुई है, जिसमें आज एक बड़ी हलचल का वक्त रहा, जब देश में संसद के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद से विशेष प्रावधानों के साथ मिलने वाली सुविधाओं के तहत भी उस जगह पर जाने से रोक दिया गया, जो उनका अपना हक है। संभल नहीं जा सके राहुल गांधी। उसी वक्त दिल्ली के दूसरे छोर पर किसानों का आंदोलन शुरू हो रहा है, जिसमें किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत को पुलिस ने डिटेन कर लिया और उन्हें भी उनके रास्ते रोक दिया। राजधानी से एक व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष होकर के संभल जाकर के पीड़ित लोगों के परिवारों से मिलना चाह रहा है, वो नहीं जा पाया। और दूसरा एक किसान नेता राजधानी आना चाह रहा है, वो भी नहीं आ पाया। और तीसरी खबर, इन सारे विवादों के बीच अब जामा मस्जिद का भी सर्वे होना चाहिए, तो क्योंकि उसके नीचे भी एक मंदिर है, इसकी चर्चा देश में शुरू हो गई। इन तीनों खबरों के साथ विश्लेषण करेंगे आज के भारत का। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का विश्लेषण। तो आज तारीख 4 दिसंबर और आज के दिन दिल्ली के 2 बॉर्डर पर 2 तरह की प्रतिक्रियाएं, 2 तरह का समावेश, 2 तरह का संघर्ष, जो भारतीय राजनीति के, भारतीय लोकतंत्र के सामने एक चुनौती की तरह बना हुआ है। संभल मामले पर कल का दिन समाजवादी पार्टी के द्वारा जब संसद में अखिलेश यादव ने अपना पक्ष रखा, संभल के भीतर जो साजिश हुई है, उनको सिलसिलेवार ढंग से उठाते हुए सत्ता, सरकार, प्रशासन, पुलिस, इनके ऊपर गहरे सवाल खड़े किए और न्याय के लिए ये बात साफ तौर पर कही कि संभल में एक प्रयोग हो रहा है। लखनऊ वाले दिल्ली पहुंचने के लिए गुजरात वाला रास्ता अपनाना चाहते हैं। ये उनका झगड़ा है, लेकिन इस झगड़े में जनता परेशान है, जनता पीड़ित है, जनता मारी जा रही है और गोली चलाई जा रही है, निजी और सरकारी दोनों तरह की। तो कल का दिन समाजवादी पार्टी के जरिए संभल के ऊपर चर्चा का रहा। तो आज राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्षी दल के नेता हैं लोकसभा में, वे घोषणा करते हैं कल के दिन ही शाम को कि वो संभल के पीड़ित परिवारों से मिलने जाएंगे। देर रात होते होते संभल के डीएम ने एक चिट्ठी लिख दी और संभल और दिल्ली के बीच आने वाले 4 जिलों को, जिसमें गाजियाबाद, संभल, मुजफ्फरनगर और एक जिला और, उनका उनके प्रशासन, उनकी सरकार को यह कहा कि आप राहुल गांधी को यहां न आने दें। प्रशासन की तरफ से वीडियो भी आए और उन्होंने ये अपील करते हुए कहा कि यहां स्थिति सामान्य नहीं है। विरोधाभास उत्तर प्रदेश के सरकार का और पुलिस प्रशासन का देखिए कि चंद रोज पहले वही पुलिस प्रशासन कहता है कि संभल में स्थितियां सामान्य हो चुकी हैं, दुकानें खुल रही हैं, वहां जनजीवन सामान्य हो चुका है, शांति है। अगर शांति है तो वहां विपक्षी दलों के नेताओं को जाने से रोका क्यों जा रहा है? पुलिस प्रशासन आरोप लगा रहा है कि उनके आने से तनाव पैदा हो सकता है। जब शांति है, पीड़ित परिवार से मिलने वो जा रहे हैं, तो मिलने में तनाव क्यों? जैसे समाजवादी पार्टी के 15 लोगों का डेलीगेशन
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जाने वाला था, पुलिस ने उन्हें तो घर से ही नहीं निकलने दिया। जो जहां मिला, जिसमें 5 सांसद थे, आप कल्पना करिए, 5 सांसद, 5 विधायक, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष, विधान परिषद, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, जिलाध्यक्ष, यानी प्रोटोकॉल के लिहाज से समाजवादी पार्टी का सबसे भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल, वो रोक दिया गया। और जो जहां मिला उनको घर से ही नहीं निकलने दिया, जिनका भी इसमें नाम था। और आज जब नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जब घर से जाने के लिए निकले, साथ में प्रियंका गांधी भी थी, तो उन्हें संसद से, दिल्ली से गाजियाबाद तक, यानी गाजीपुर बॉर्डर जो दिल्ली और यूपी का पड़ता है, वहीं रोक दिया गया। भारी पुलिस बल की तैनाती, कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम, पुलिस ने पूरी सड़क ब्लॉक कर दी, पूरी सड़क पुलिस ने ब्लॉक करी। और वीडियो बना करके मुख्य धारा मीडिया के ऊपर यह चलाया जा रहा था कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है नेता प्रतिपक्ष के इस काम के चलते। आपको किसान आंदोलन याद है? अभी आता हूं उस पर, और जो जुड़ा हुआ है कि कैसे पुलिस ने रोका, रास्ता पुलिस बंद किए हुए है। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप दिल्ली से हरियाणा की तरफ निकले, सिंघू बॉर्डर पड़ेगा। याद है 13 महीने किसान आंदोलन, 750 किसानों को शहीद होना पड़ा, 13 महीने उसी बॉर्डर के पार बैठे रहे। फिर तपस्या में कमी होने आने का दावा करते हुए प्रधानमंत्री ने जब तीनों कानून वापस लिए, किसान घर लौट गए। दोबारा आना चाहे तो वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर रोक दिया गया। लगातार उनकी मांग जारी है और अभी तक उनकी मांग पूरी हुई नहीं है। आज भी अगर आप सिंघू बॉर्डर जाएंगे तो मुख्य सड़क पर 80% सड़क आज भी बंद है। बड़े बड़े बोल्डर रखे हुए हैं, बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए हैं और पूरी सड़क रोकी गई है। वहां भी कई किलोमीटर का शाम और सुबह को ट्रैफिक जाम लगता है। और किसान आंदोलन खत्म हुए कितना दिन हो गया, लेकिन सड़क खाली नहीं हुई, ताकि उधर से जो भी नागरिक गुजरे वो बार बार ये देख करके कहे कि ये जो जाम लग रहा है ये किसानों के आंदोलन के चलते लग रहा है। और भला बुरा नकारात्मक ढंग से वो किसानों के खिलाफ बोले। यही काम पुलिस फिर से कर रही है किसानों के आंदोलन में। जब वो नोएडा की तरफ से आ रहे हैं, उन्हें वो रोक दे रही है। आज उसी पुलिस ने राहुल गांधी को जाने से रोक दिया, वो भी मुख्य एक्सप्रेस वे पर। पुलिस चाहती, और उसे पता था कि वो जाएंगे, तो रूट थोड़ा और आगे ले जाकर ऐसी जगह पर उन्हें रोकती, अगर रोकना ही था। अस्त व्यस्त हो जाता पूरा लॉ एंड ऑर्डर अगर नेता प्रतिपक्ष वहां चले जाते। तो उन्होंने संभल जाने के रास्ते पर थोड़ा आगे रोक लेना था, जहां से वो सड़क नहीं रुकती, कई किलोमीटर का जाम नहीं लगता, हजारों गाड़ियां। लेकिन वो इसलिए वहां किया जाता है ताकि पीछे से फिर ये दिखाया जा सके कि ये राजनीति कर रही हैं विपक्षी पार्टियां, इसके चलते आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। शाहीन बाग को शायद आप भूल गए होंगे, वहां भी यही कहा गया था। ऐसे में ये टेलीविजन दिखा रहा है कि कितना लोग परेशान हुए, और यह बात देख करके राहुल गांधी ने आर्गुमेंट करना चाहा, पुलिस प्रशासन से बात की। उन्होंने कहा कि हम सारे लोग नहीं जाते हैं तो 5 लोगों को जाने दिया जाए। पुलिस प्रशासन इस पे भी तैयार नहीं हुआ। प्लान सी करके राहुल गांधी ने कहा कि मैं अकेला संभल जाना चाहता हूं, मैं अपनी गाड़ी भी नहीं ले जाऊंगा, मैं पुलिस आपकी प्रशासन की गाड़ी में बैठ जाता हूं और मैं पीड़ित परिवारों से मिलकर लौट आऊंगा। उन्हें नहीं जाने दिया और वापस वो केवल इस वजह से कि ज्यादा परेशानी ना हो। जैसे आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन की तरफ से भी यही बात बोली गई कि चूंकि पुलिस प्रशासन बिल्कुल आमादा है इस तरह के कार्यकलाप को रोकने के लिए, तो वो लौट गए। वैसे ही आज राहुल गांधी
और उनका पूरा डेलीगेशन अपने घर वापस लौट गया, संभल नहीं जा पाया। सदन में जब अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि पुलिस प्रशासन और सरकार, भारतीय जनता पार्टी इस सब में दोषी है, इसीलिए वो अपना राज छिपाने के लिए वहां किसी को नहीं जाने देती। देश की राजनीति का एक केंद्रीय विमर्श कैसे लोगों के सामने एक चुनौती बन गया। उसी चुनौती को आप इस तरह से देखें कि देश में किसान फिर से सड़कों पर हैं और आज राकेश टिकैत दौड़ते हुए दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि मुख्य मार्ग पर फिर से पुलिस ने किसानों को रोक दिया था। नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पर दलित प्रेरणा स्थल जिसे आदरणीय मायावती जी ने बहुत ही सांस्कृतिक क्रांति के प्रतिरूप की तहत बनाया था, वहां किसान बैठे, धरना देने लगे, किसानों को डिटेन कर ले गई पुलिस, उठा ले गई। सरकार इस बात से ज्यादा सचेत है कि फिर से किसानों का कोई आंदोलन न खड़ा हो जाए और पुलिस के को चकमा देते हुए जब राकेश टिकैत किसी और रास्ते दौड़ करके दिल्ली की तरफ कूच करना चाह रहे थे, पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। राकेश टिकैत ने कहा कि हम शाम तक की चेतावनी देते हैं, अल्टीमेटम देते हैं। अगर शाम तक किसानों के सम्मान में, किसानों की मांग के लेकर के कोई ठोस सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो किसान बड़े आंदोलन की दिशा में अब जाने को मजबूर होंगे। ये वही किसान आंदोलन है जिसके लिए सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा कर लिया। पिछले सत्र में भी और इस सत्र में भी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बड़े वादों, भाषणों और तेवर के सामने किसानों का यह दृश्य एक चुनौती भर बनकर खड़ा हो गया है। इसी बीच एक और वाकया बड़ा दिलचस्प आया जिसने देश की राजनीति को किसान आंदोलन की जमीन पर अगर कहें तो एक नया अध्याय खोलकर रख दिया। देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब एक कार्यक्रम में गए, कृषि मंत्री उस कार्यक्रम में बैठे हुए थे। औपचारिक कार्यक्रम में धनखड़ साहब का यह बयान आया कि मैं परेशान होता हूं यह देखकर कि हमारी सरकार किसानों के लिए क्या कर रही, क्या किया आज तक किसानों के मामले में कि उन्हें फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है। वो पहले भी आंदोलन करके गए, वो फिर आंदोलन करने को मजबूर है। आखिर सरकार का रवैया किसानों को लेकर इतना उदासीन क्यों है? और ये बात दिखा रही है कि सरकार बुनियादी सवालों पर फेल है। किसानों को उनके मांग को पूरा करने में फेल है, नौजवानों को रोजगार और शिक्षा देने में फेल है, आम लोगों की महंगाई और भ्रष्टाचार को रोकने में फेल है। इसीलिए अब संभल से आगे बढ़ करके कल अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे में हरिहर मंदिर या शिव मंदिर होने का दावा और अब दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे मंदिर होने का बात कहते हुए हिंदू सेना नामक किसी संगठन ने एक अपील दायर कर दी, एक नोटिस देते हैं, यहां भी सर्वे हो, यहां भी खुदाई हो, यहां भी खोदो। एक जमाने में भारत तोड़ो अभियान था, अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भारत खोदो अभियान के तहत पूरे देश को अब खोदने के काम में लगा देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की विचारधारा पर ये सारे काम, ये सारी प्रक्रियाएं जिस दिशा में आगे बढ़ती दिख रही हैं, ये इस देश को एक संकट की दिशा में ले जा रही है। जामा मस्जिद के नीचे मंदिर होने का आरोप अभी तक तो ये माना जा रहा है कि बहुत औपचारिक, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सामान्य बात है, आई गई खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी की तारीख में यह देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित लोग, आरएसएस के प्रायोजित लोग सिलसिलेवार तरीके से
इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने के लिए लगातार रणनीतिक रूप से काम करते हुए दिख रहे हैं। और इसी के एक कड़ी के रूप में जामा मस्जिद के नीचे भी मंदिर होने की याचिका आ गई। और यह इस देश के लिए एक खतरे की घंटी है, वही खतरे की घंटी जिसे अखिलेश यादव ने कल पूरे देश के सामने रख दी थी कि लखनऊ वाले दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। जैसे कल दिल्ली वाले जिस रास्ते चल करके 2014 में पहुंचे, अब लखनऊ वाले उसी रास्ते चल करके दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। उनका इशारा गुजरात के सांप्रदायिक तनाव के इतिहास और उसमें मोदी और अमित शाह के नाम से जोड़कर योगी आदित्यनाथ को एक खतरे के रूप में कि वो भी कहीं इसी रास्ते चलना चाहते हैं, इसीलिए पूरे देश को खुदाई में डालने का यह अनौपचारिक तरीके से इनका एजेंडा चल रहा है। सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं है, लेकिन पीछे से उन्होंने न जाने कितने निजी तौर पर लोगों को, वकीलों को, याचिका करने वाले संगठनों को भीड़ की तरह इस्तेमाल करने के लिए पहले ही तैयार कर दिया है, जो इस देश के संविधान, जो इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक गहरा संकट है। यानी अब इस देश के लोग इस बात के लिए चिंतित नहीं होंगे कि आज जो जमीन के ऊपर की समस्याएं उनको दिख रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, त्रस्त है जनता, गरीब अस्पताल में लाइन लगाकर खड़ा है, वहां दवाई नहीं, बच्चे अनपढ़ बेरोजगार बैठे हैं, न पढ़ाई है न जेब में कमाई है, देश में इतनी महंगाई है, इन सब मुद्दों पर बात ना हो और साजिश के तहत मुसलमानों को दुश्मन बनाकर पेश करते रहिए। सब्र का इम्तिहान लीजिए और इंतजार करिए कि उनमें की तरफ से भी कोई अगर इसी तरह की प्रतिक्रिया देने लगे तो फिर टेलीविजन से लेकर जमीन तक ये शोर मचा दीजिए कि देखो अब इस देश में हिंदू भी संकट में है, पत्थर मार रहे हैं वो, मारो गोली, चलाओ बुलडोजर, डालो जेल में, ये हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। एक तरफ उन्होंने कई बाबाओं को यात्रा पर निकाल दिया है, तो दूसरी तरफ अब इस तरह की खुदाई के अभियान वो चला रहे हैं और जहां संभल में खुदाई हुई वहां जाने से लोगों को रोक रहे हैं। क्या यही भारत, ऐसा ही भारत, इसी तरह का जमीन के नीचे खुदाई में व्यस्त भारत आपको चाहिए? विचार करना इस देश के नागरिकों को है। अपने वादों, अपने कामों में पूरी तरह फेल हो चुकी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अब इस देश को किस तरह की दिशा में ले जा रही है, आप नीचे कमेंट करके अपनी टिप्पणी जरूर बताइए। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।